Welcome to the Medicine Unmasked, the human side of healthcare, where we talk to doctors about their work, their lives, and their passion for healthcare. We invite you to join us for the Medicine Unmasked, the human side of healthcare. नमस्कार, मेडिसिन अनमास्क द ह्यूमन साइड ऑफ मेडिसिन के एक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष। डॉक्टर आशीष एक हेमाटोलॉजिस्ट हैं, ब्लड से जुड़ी जो बीमारियां होती हैं उनके स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर आशीष, आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ऑडियंस एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। नमस्कार। मैं एक रक्त रोग विशेषज्ञ हूँ जिसको हेमाटो-ऑन्कोलॉजिस्ट भी कहा जाता है और मैं एपेक्स हॉस्पिटल मालवीय नगर में कार्यरत हूँ। मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन था वो संजय गांधी पीजीआई से था और मेरी जो हेमाटोलॉजी की ट्रेनिंग थी वो सीएमसी विल्लौर से थी, जहाँ से मैंने हेमाटोलॉजी और बीएमटी की ट्रेनिंग ली। ब्लड कैंसर का नाम सुनते ही आधे से ज़्यादा लोगों के तो जो रक्त है वो सूख जाता है। ब्लड कैंसर और सॉलिड ऑर्गन कैंसर, इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है? मेनली व्हाट इज द डिफरेंस? या अगर हम ब्लड कैंसर की बात करें तो हम बोल सकते हैं कुछ ब्लड कैंसर ऐसे हैं जो क्यूरेटिव है। क्यूरेटिव मतलब जिसमें बीमारी सही हो सकती है और पेशेंट ट्रीटमेंट मुक्त हो सकता है। तो अगर किसी के भी WBC काउंट्स बहुत ज़्यादा है, जिसको हम लोग टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स भी बोला जाता है, तो उसको ब्लड कैंसर हो सकता है। तो अगर अपन बात करें CBC की, CBC में 3 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं: हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट और WBC। हीमोग्लोबिन हमें चुस्त और तंदुरुस्त रखता है और प्लेटलेट हमें ब्लीडिंग से बचाता है, और WBC हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जिसको हम प्रतिरोधक क्षमता भी बोलते हैं। अगर किसी का CBC में WBC काउंट बहुत ज़्यादा है, माने कि 50,000 1 लाख है, तो उसको पूरी संभावना है कि ब्लड कैंसर हो सकता है। बेसिकली ज़्यादातर ये जो पेशेंट्स होते हैं जिनको ब्लड के कैंसर्स होते हैं, ये बाय चांस CBC के टेस्ट के समय ही आपको पता चलता है या इनके अंदर भी कुछ मैनिफेस्टेशन होता है? सिम्टम्स किस तरीके के होते हैं? यस सर, जैसे मैंने बताया WBC हमारा प्रतिरोधक और इम्यून सिस्टम है। तो ब्लड कैंसर में हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, जिससे पेशेंट को काफ़ी वीकनेस होती है और पेशेंट को बुखार बार आता है। पेशेंट की भूख बहुत कम हो जाती है और वजन कम होने लगता है। अगर किसी पेशेंट को बुखार बार आ रहा है तो पूरी संभावना है कि उसको ब्लड कैंसर हो सकता है, कि अगर उसकी CBC काउंट्स में WBC काउंट्स बहुत ज़्यादा। कई बार सुना है कि बच्चों को भी हो गया, उम्रदराज लोगों को भी हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली मतलब कहीं कोई एज का कोई गैप नहीं है। तो ब्लड कौन सी ऐसी एज ग्रुप्स हैं जो कि वल्नरेबल हैं इस खतरनाक प्रॉब्लम के लिए? सर, ब्लड कैंसर एक बहुत ही वेग टर्म है। अगर हम ब्लड कैंसर को कैटेगराइज करें तो ये 2 तरह के ही होते हैं। एक होता है तेजी से बढ़ने वाला ब्लड कैंसर, जो कि एक्यूट ल्यूकीमिया बोला जाता है, और अगर इसको डिफरेंशिएट करें, ये भी 2 ही प्रकार का होता है। एक होता है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, जिसको ALL बोलते हैं, और बच्चों में काफ़ी कॉमन है। और अगर हम बात करें दूसरे वाले कैंसर की, जैसे क्रोनिक ल्यूकीमिया, ये भी 2 प्रकार के होते हैं: CML क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया और क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। ये जो दोनों कैंसर हैं, ये मिडिल एज ग्रुप और ओल्ड एज ग्रुप पे काफ़ी कॉमन है। आजकल CML में जो दवाई आई है, सिर्फ एक दवाई चलती है, जिसमें पेशेंट अगर रेगुलर ट्रीटमेंट लेता है तो पेशेंट को हम बोल सकते हैं एक टाइम के बाद कि इसका ट्रीटमेंट हम बंद कर सकते हैं। तो सर, कैंसर किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन अगर चाइल्ड एज ग्रुप में होता है, पीडियाट्रिक एज ग्रुप में, तो ये हम बोल सकते हैं कि इट्स ए क्यूरेटिव डिसीज। जैसे आपने कहा कि कई तरीके की चीजें, तो क्या क्या विधियां हैं इस तरीके के कैंसर को ट्रीट करने के लिए? व्हाट आर द डिफरेंट थिंग? जैसे आपने कहा CML में एक दवाई है, फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात आई, तो क्या क्या चीजें हैं जो कि अवेलेबल है? व्हाट आर द लाइंस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ब्लड कैंसर पेशेंट्स? सर, कैंसर का नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि कीमोथेरेपी। ऐसा नहीं है, आजकल कीमो के ऊपर भी काफ़ी कुछ है हमारे पास। अगर हम बात करें ALL की, जैसे मैंने बोला पीडियाट्रिक एज ग्रुप में, तो हाँ, इसमें कीमोथेरेपी चलती है, और जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप वाले बच्चे होते हैं ये काफ़ी अच्छे से टॉलरेट कर ले जाते हैं। अगर मैं बात करूँ क्रोनिक ल्यूकीमियाज की, जैसे CML, इसमें सिर्फ एक दवाई चलती है जिसको हम बोलते हैं टारगेटेड थेरेपी। ये खाने की होती है? बिल्कुल सर, ये खाने की होती है। पेशेंट इसमें महीने या 2-2 महीने में हमारे पास फॉलोअप में आता है, वो दवाई खाता रहता है, और इसके कोई मिनिमल साइड इफेक्ट होते हैं या किसी को साइड इफेक्ट्स आते भी नहीं है। बहुत अच्छा इसका टॉलरेबिलिटी भी है। तो टारगेटेड थेरेपी भी इज वन ऑफ द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन CML, जो कि 20 साल पहले ये नहीं था। अगर किसी को CML होता था तो हम बोलते थे अब तो उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही होना है। तो इसको हम बोलते हैं मैजिक बुलेट, मीन्स
ओनली एक दवाई से हमारी बीमारी सही हो जाती है। और इसके ऊपर आता है फिर सर इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी इज आल्सो अ टारगेटेड थेरेपी जो सिर्फ कैंसर को टारगेट करती है, जिसके साइड इफेक्ट्स काफी नाक के बराबर है। तो दिस आर द मोड ऑफ ट्रीटमेंट, कीमो से लेके टारगेटेड थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। तो अभी आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात करी थी कि बच्चों के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जी सर। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट का इन ब्लड कैंसर्स में क्या रोल है? एंड यू बीइंग वन ऑफ द फ्यू पीपल राजस्थान में जो इस चीज के लिए कर रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए उचित है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक तरह का ट्रांसप्लांट नहीं है, मैं ये बोलूंगा इट्स जस्ट लाइक अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये पूरा का पूरा मेडिकल मैनेजमेंट है। अगर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट को कैटेगराइज करें तो ये दो प्रकार का होता है, ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट और एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ऑटोलोगस में हम पेशेंट का ही ब्लड लेते हैं और पेशेंट को ही ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। जो उसके मोटे मोटे इंडिकेशन है वो है मल्टीपल माइलोमा, जो कि हड्डियों का कैंसर होता है, वो काफी ओल्ड एज ग्रुप में काफी कॉमन है। और इसको अपन आज की डेट में रिकमेंडेशन है, इंडिकेटेड है कि अपफ्रंट करना है। मतलब पेशेंट को डायग्नोस हुआ तो उसको स्टेबल करते हैं 2 या 3 महीने की कीमो के साथ और उसको फिर अपफ्रंट ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जिससे उसकी बीमारी लंबे टाइम तक क्योर हो जाती है। बिल्कुल पेशेंट सिम्टोमेटिकली बिल्कुल फ्री रहता है। देन सेकंड इंडिकेशन है ऑटोलोगस का लिम्फोमा, जिसकी गांठें बार बार आ रही हैं या ट्रीटमेंट के ऊपर गांठें बढ़ गई हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिलैप्स रिफ्रैक्टरी लिम्फोमा। उसको भी हम ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं। देन दूसरा इसका कैटेगरी होती है एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की, जिसमें हम डोनर ढूंढते हैं। डोनर वो होते हैं जो उसके HLA मैच हो, मतलब जैसे उसके भाई बहन या फिर माता पिता। अगर उनका HLA मैच होता है तो हम एलोजेनिक ट्रांसप्लांट करते हैं, जो कि इसके जो फ्यू इंडिकेशन है जैसे कि ALL, अगर किसी की बीमारी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया ट्रीटमेंट करने के बाद दोबारा आती है, जिसको हम रिलैप्स बोल देते हैं, या फिर ट्रीटमेंट पे उसकी बीमारी बढ़ जाती है, दैट इज रिफ्रैक्टरी डिसीज, तो इन केसेस पे हमें एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। और ये एक तरह का क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है। क्यूरेटिव मींस इससे बीमारी और ब्लड कैंसर हमेशा के लिए सही हो जाता है। आशीष, बहुत सारे लोग हैं जिनको ब्लड कैंसर है या जिनको होने की संभावना है। In the end, what is the message that you are going to give? What does science have to offer, and what are the different good treatment that you see coming in the future? See, अगर किसी को सिम्टम्स हैं, मींस अगर किसी को वीकनेस है, बुखार बार बार आ रहा है, तो उसको नज़रअंदाज ना करें, उसको अंडरलाइंग ब्लड मैलिग्नेंसी हो सकती है। अगर हम इसको वक्त रहते इसका ब्लड टेस्ट एक करा लें, जो एक CBC होता है, काफ़ी कॉमनली हर जगह अवेलेबल है, तो हम काफ़ी प्रिलिमिनरी स्टेज में उसको डायग्नोस कर सकते हैं और जिसका आउटकम बहुत अच्छा है। तो ये तो बात हो गई कि प्रिवेंशन की। और अगर अपन हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल मींस इफ वी गिव एटलीस्ट 45 मिनट्स इन 24 आवर्स ऑन हिज ओन बॉडी, तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट मॉडलिटी कि अपन जो भी हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ होती है उसको अवॉइड कर सकते हैं। With this, I really thank you very much for giving us basic information ब्लड डिसऑर्डर्स के बारे में, बोन मैरो के बारे में आपने दी, एंड आई एम श्योर कहीं ना कहीं ऑडियंस को इससे एजुकेशन होगी एंड इट विल बी हेल्पफुल टू समबडी और द अदर इन दिस वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच।